दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। हम लोग इस वीडियो में हिंदी के प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को देखेंगे और हम आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको व्याकरण से और बुक से दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। आपको इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका कि आंसर आपको बताना है। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानेंगे उन सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह जो प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो है वह डेली शाम में 6:30 बजे होता है, तो आप डेली शाम में 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा, टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और आप लाइव इस प्रैक्टिस सेट में हिस्सा लीजिएगा। और जैसे जैसे हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग उसका उत्तर नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ ये सभी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए है उत्तर भारत की भाषाएं हैं, कि बी है पश्चिम भारत की भाषाएं हैं, कि सी है पूर्वी भारत की भाषाएं हैं, कि डी है दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। तो बताइए पहला का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण भारत की। यहाँ पर जो 4 भाषाएं लिखा गया है यह सभी भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, जिसको अंग्रेजी में साउथ इंडिया भी बोला जाता है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है शर्म न करना, बी है पराजित होना, सी है खतरे की संभावना और डी है मुसीबत टालना। तो बताइए दूसरा का कौन सा आंसर सही होगा? तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है शर्म न रहना। ठीक है, तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? नागरी लिपि जो आपके किताब में पढ़ना है उस शीर्षक के निबंधकार यानी कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है गुणाकर मूले, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी और डी है बाबूराम सक्सेना। तो बताइए तीसरा का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोगों को हम बताए हैं कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार गुणाकर मूले हैं, तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण से यह क्वेश्चन है, तो बताइए हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा कि हिंदी भाषा में वचन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है दिग्गु समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है कर्मधारय समास और डी है तत्पुरुष समास। तो बताइए 5वां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 5वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नवग्रह जो है वह दिग्गु समास का उदाहरण है, तो 5 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? वह कौन सा शहर है जो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए है लंदन, बी है लाहौर, सी है अविन्यो और डी है लखनऊ। तो छठा का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हम आपको बताए थे कि रोन नदी के किनारे अविन्यो शहर बसा हुआ है। अविन्यो चैप्टर में हम आपको बताए थे कि जो अविन्यो शहर है वह रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 7 मार्च 1911, बी है 9 मार्च 1913, सी है 11 मार्च 1915 और डी है 13 मार्च 1917।
तो बताइए 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा 7 मार्च 1911। अगेन का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को, इसलिए 7 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों व्याकरण खंड में आपको पढ़ना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगाया जाता है और जो प्रत्यय है वह किसी भी शब्द के बाद में यानी कि अंत में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग पूछ रहा है अभिव्यक्त शब्द में। तो बताइए 8वां का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है अभि, ऑप्शन सी है अभ और ऑप्शन डी है अभिन्न। तो बताइए अभिव्यक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 8 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। यह जो व्यक्त शब्द है इसके आगे एक उपसर्ग लगाया गया है, वह उपसर्ग है अभि उपसर्ग। अब 9वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है? ठीक है, जो काशी है वह किसकी पाठशाला है? ऑप्शन ए है संस्कृति की, बी है नृत्य की, सी है नर्तन की और डी है वादन की। तो बताइए 9वां का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? काशी किसकी पाठशाला है? तो 9 का सही आंसर ए हो जाएगा, काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए है केरल में, बी है तमिलनाडु में, सी है कर्नाटक में और डी है हैदराबाद में। तो बताइए 10वां का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। तो 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। ठीक है, लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। कहने का मतलब कि क्या है? कहानी है कि कविता है कि निबंध है कि साक्षात्कार है? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा कि लौट कर आऊँगा फिर एक प्रकार का कविता है। तो 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 1 भेद, बी है 2 भेद, सी है 3 भेद और डी है 4 भेद। तो बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो 12 का डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है। मतलब यहाँ पर आपको 4 पाठ का या फिर 4 रचना का नाम दिया गया है, जिसमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? ऑप्शन ए है अक्षर ज्ञान, बी है एक वृक्ष की हत्या, सी है मछली और डी है बहादुर। तो बताइए इनमें से कौन सी जो रचना है वो वह कुंवर नारायण की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक वृक्ष की हत्या जो है वो वह कुंवर नारायण के द्वारा रचित किया गया है। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ एक पंक्ति लिखा गया है, याल लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारव। यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है गुरु नानक, बी है घनानंद, सी है रसखान और डी है प्रेमघन। तो बताइए 14 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रसखान के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा यह जो पंक्ति ऊपर में लिखा गया है यह रसखान के द्वारा लिखा गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन हैं? ठीक है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है राम इकबाल सिंह राकेश, सी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन हैं? तो 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 4 है कि काला है कि थोड़ा है कि अधिक है?
इन चारों में से कौन सी ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा शब्द है जो संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्या कहने का मतलब होता है कि या तो 1 2 3 4 5 6 यह सभी संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है तो 4 संख्या है, उसके अलावा इनमें से बाकी जो है वह संख्या नहीं है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण 4 हो जाएगा। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नानकाना साहब का संबंध है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नानकाना साहब का संबंध है। ऑप्शन ए है गुरु नानक से, बी है रसखान से, सी है प्रेमघन से और डी है घनानंद से। तो बताइए नानकाना साहब का संबंध इनमें से किससे है। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नानकाना साहब का संबंध गुरु नानक से है। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। जो रसखान थे वह कौन से विषय में सिद्ध थे, सवैया छंद में कि कवित में कि मुक्तक में कि रीति मुक्त काव्य धारा में। तो 18 का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। तो 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ऑप्शन ए है मलयालम, बी है मराठी, सी है गुजराती और डी है भोजपुरी। तो बताइए 19 का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा कि ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार हैं। तो 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार हैं। अब 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अमरकांत का जन्म कितने ईस्वी में हुआ। यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। अमरकांत का जन्म कितने ईस्वी में हुआ। आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हम आपको हर एक विषय के 7 या 8 प्रैक्टिस सेट कराएंगे ताकि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। जितने सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगा, सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सिर्फ आप ध्यान से जितना चीज़ हम आपको बताते हैं उन सभी चीज़ को बारी बारी से देखते जाइए, पढ़ते जाइए। किसी प्रकार की अब कोई भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बच गया है, इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ने में मन लगाइए। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अमरकांत का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए है 1920, बी है 1925, सी है 1930 और डी है 1935। तो 20 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 20 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा कि अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है मोहन, बी है सेना, सी है बचपन और डी है पत्थर। तो बताइए 21 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है बचपन। बचपन जो है वह भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का भाव को वह बोध कर रहा है कि वह बचपन में है, यानी कि बचपनावस्था है, इसलिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बचपन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। क्वेश्चन कह रहा है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है। प्रतिरोध करता है कि हंगामा खड़ा करता है कि चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है कि रोने लगता है। तो 22 का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, इसलिए 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी का घर कौन से नदी के बांध के नीचे था। ऑप्शन है गंगा नदी, बी है यमुना नदी, सी है सरस्वती और डी है देवी नदी। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। ठीक है,
कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? ऑप्शन ए है पंडित बिरजू महाराज, कि बिस्मिल्लाह खां, कि जाकिर हुसैन, की इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 24 का ए नंबर ऑप्शन पंडित बिरजू महाराज सही हो जाएगा, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज ही डांस करते थे, यानी कि नृत्य करते थे, इसलिए 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऊपर में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है? ऑप्शन ए है भलाई, बी है दूध, सी है सुंदरता और डी है अच्छा। तो बताइए इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इनमें से जो दूध हो जाएगा वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो भलाई है वह भी भाव का बोध करा रहा है, सुंदरता है वह भी भाव का बोध करा रहा है, अच्छा है वह भी भाव का बोध करा रहा है, लेकिन जो दूध है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। यह जो पाठ है जित जित मैं निरखत हूँ, इसके केंद्र में यानी कि मध्य में कौन है? बिस्मिल्लाह खां, कि जाकिर हुसैन, कि बिरजू महाराज, की उपयुक्त सभी। तो बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आपको पता ही होगा कि जित जित मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज, और पूरा कहानी जो है वो पंडित बिरजू महाराज के ऊपर ही लिखा गया है, इसलिए जित जित मैं निरखत हूँ के मध्य में पंडित बिरजू महाराज हैं। तो 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अज्ञेय ने सूत्रपात किया। अज्ञेय ने सूत्रपात किया किस चीज का? छायावाद का, कि प्रगतिवाद का, कि प्रयोगवाद का, कि प्रपद्धवाद का। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अज्ञेय ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 28। स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है रामावतार, बी है परमानंद, सी है कविंद्र और डी है उपयुक्त सभी। तो 28 का इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए स्वर संधि का उदाहरण जो है वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। रामावतार भी स्वर संधि है, परमानंद भी स्वर संधि है, कविंद्र भी स्वर संधि है, इसलिए 28 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मदन है, मदन किसका बेटा है? सोफर का बेटा है, कि सेन साहब का बेटा है, कि किरानी का बेटा है, कि सेन साहब के मित्र का बेटा है? तो बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मदन है वह किरानी का बेटा है, जो कि सेन साहब के यहाँ काम करता था। तो 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अन्य पुरुष खाली स्थान भेद है। अन्य पुरुष खाली स्थान भेद है, संज्ञा का भेद है, कि विशेषण का भेद है, कि क्रिया का भेद है, कि भाववाचक सर्वनाम का भेद है? तो बताइए अन्य पुरुष किसका भेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अन्य पुरुष भाववाचक सर्वनाम का भेद है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा पिताजी ने, कि माँ ने, कि भाई ने, कि बहन ने? तो 31 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज को उन्हीं के पिताजी ने गंडा बांधा। तो पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? तो पिताजी ने। हम आपको बता दें कि गंडा बांधना कहने का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति का शिक्षा पूरी हो जाता है उसके बाद उसको गंडा बांधा जाता है, जिसको गुरु दक्षिणा भी कह सकते हैं। तो इसी को पंडित बिरजू महाराज के भाषा में गंडा बांधना कहते हैं, इसलिए 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा पिताजी ने बांधा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है कि प्रेमघन हैं, कि घनानंद हैं, कि अमरकांत हैं, कि जीवनानंद दास हैं? तो 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास की रचना है। तो 32 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पर परमाणु बम कौन से देश ने गिराया? इंग्लैंड ने,
कि अमेरिका ने, कि चीन ने, कि रूस ने। तो 33 का सही आंसर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया। तो 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोन नदी खाली स्थान में है, मतलब कहाँ में रोन नदी है? भारत में, कि फ्रांस में, कि अमेरिका में, कि रूस में? तो क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो रोन नदी है वह फ्रांस में है। तो 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से दिग्गु समास नहीं है। दिग्गु समास नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कौन दिग्गु समास नहीं है? ऑप्शन ए है त्रिलोक, बी है भाई बहन, सी है शताब्दी और डी है नवरत्न। तो बताइए 35 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि इनमें से दिग्गु समास कौन नहीं है? तो इनमें से भाई बहन जो है वह दिग्गु समास नहीं है। तो 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? जो लेखक हैं वह अपने पिताजी से मछली क्यों मांगना चाहता था? ऑप्शन ए है खाने के लिए, बी है खेलने के लिए, सी है कुएं में पालने के लिए और डी है फेंकने के लिए। तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपको पता होगा कि जो लेखक अपने पिता से मछली इसलिए मांग रहे थे क्योंकि उसको कुएं में डाल करके पाल सके। तो इसलिए 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कुएं में पालने के लिए लेखक अपने पिता से मछली मांग रहे थे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन कविता नहीं है? अक्षर ज्ञान कविता नहीं है, कि स्वदेशी हो जाएगा, कि हमारी नींद हो जाएगा, कि शिक्षा और संस्कृति हो जाएगा। तो 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए अक्षर ज्ञान भी यहाँ पर कविता है, हमारी नींद भी कविता है, स्वदेशी भी कविता है, लेकिन जो शिक्षा और संस्कृति है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जो एक प्रकार का निबंध है, इसलिए इनमें से कविता कौन नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, शिक्षा और संस्कृति। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहरा नदी शहर से दूरी था। मोहरा नदी का दूरी कितना था शहर से? 1 मील, कि 2 मील, कि 3 मील, कि 4 मील? तो 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मोहरा नदी शहर से 3 मील की दूरी पर था। तो 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राजदूत में कौन सा समास है? राजदूत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है कर्मधारय समास और डी है द्वंद्व समास। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजदूत में तत्पुरुष समास है। तो 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 40। अभिन्यो खाली स्थान नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है कि अभिन्यो कौन से नदी के किनारे पर अवस्थित है। ऑप्शन ए है रावी नदी, बी है रोन नदी, सी है ब्यास नदी और डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो बताइए अभिन्यो जो शहर है वह कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रोन नदी के किनारे अभिन्यो शहर बसा हुआ है। तो 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए यही 40 क्वेश्चन था जो कि आपको प्रैक्टिस सेट संख्या 1 में देखने के लिए था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो हम आशा करते हैं आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको हो तो आप हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़कर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए और किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।